हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री का क्लास लेंगे। सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 क्लास 6 का। तो चलिए हम लोग आगे देखें। एक कक्षा 6 का है हमारा अतीत, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में हम लोग विषय सूची देखेंगे। विषय सूची में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है अतीत से वर्तमान वाले में, कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है हिस्ट्री में। देखिए, पहला टॉपिक जो आएगा क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर नेम है। फिर दूसरा चैप्टर आएगा अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, आरंभिक नगर। फिर चौथा आएगा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पाँचवां राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न नए विचार। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। उसके बाद 8 नंबर में हम लोग खुशहाल गांव स्मित शहर। 9 में व्यापारी राजा और तीर्थ यात्रा, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये हम लोग 11 चैप्टर इसमें दिया गया है। हिस्ट्री में 11 चैप्टर दिया गया है। 11 चैप्टर हम लोग क्लास 1 क्लास 2 क्लास बाय क्लास हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्ययन 1, अध्याय 1। जो अध्याय 1 में हम लोग को पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रशीदा बैठकर मतलब अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले हुआ। सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। और कैसे पता लगाएं। तो कैसे पता, यहाँ जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हैं। कल की डेट में क्या हुआ था कैसे पता है, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। तो अब पता चलेगा कैसे क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था वो कैसे जाना जा सकता है। अब अतीत के बारे में
हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटों, शिकारियों, पशुपालनों और कृषकों, शासकों और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन सा गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? तो लोग मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वो जानवरों का खेत मतलब शिकार करते थे, उसके बाद वो भोजन के रूप में उसको खाते थे शिकार करके। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों का उपजाना आरंभ किया था, मतलब शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गरो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्रों में जहां कृषि का विकास हुआ, जहां विकास पहले चावल उपजाया गया, वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों। चलिए हम लोग इसमें पहले नर्मदा नदी का खोज करेंगे। देखिए ये नर्मदा नदी, इसी नदी के तट पे लोग रहा करते थे प्राचीन काल में। अब चावल की खेतियाँ कहाँ होती थी वो चलिए देखेंगे। सुलेमान किर्थर पहाड़ों, सुलेमान किर्थर।
मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। गंगा नदी इसकी सहायक नदी को हम लोग सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के पास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान और नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य की स्थापना की थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से से दूर हिस्से तक यात्रा की और कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम करने की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी सेनाएं दूसरों क्षेत्रों विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके लिए अतिरिक्त व्यापारियों और काफले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को भोजन चाहे उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आप लोग यात्रा क्यों करते थे? एक बार फिर से मानचित्र वन को देखा कि पहाड़ियों और पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसे चाहा कि ऐसा करके वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों इस आगमन की संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने और संगीत रचने या यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। इन वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं
पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के प्राप्त होती है। इन पुस्तकों धार्मिक मान्यताओं या व्यवहार, राजाओं को जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाव्यक्त कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं कि जब अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोगों करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों का उत्तरण किए गए और मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों को आदेशों इस तरह का उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके कि पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों के उत्कीर्ण उदाहरण के लिए शासन लड़ाइयों में अर्जित विषयों का खेल जोखा रखा करते थे। मिस्र के उत्तरी तट रोसेंट नाम एक कस्बा है। यहाँ से ऐसे उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख और भिन्न भिन्न भाषाओं तक लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि के दो प्रकार में है। जो कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजाओं और रानियों के पास एक छोटा सा फ्रेम में रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ एक अक्षर के लिए तथा एक अक्षर के लिए चिड़ियों को चित्र बनाने और एक बार उन्हें यह ज्ञान लिया कि अक्षर अपने लिए प्रयुक्त हुए वो आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सके। आओ चर्चा करें। रशीदा के प्रश्न फिर से पढ़ो और इसके उत्तर हो सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी होती है? साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या जानती हो? थैंक यू दोस्तों, अगर हमारी ये क्लास समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा दें।